यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेसन है हमारा बेटा वो है स्पीति में बारिश, और लेखक हैं हमारे कृष्णनाथ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृष्णनाथ जी के बारे में। देखिए, फर्स्ट जो पंक्तियां हैं इनकी क्या है, चलते 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 अंत नहीं, बिना चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस में धुआं है, यानी इच्छा है, यानी लेने की, पहचान करने की। तो बच्चे अपना लेसन ओपन करेंगे आप स्पीति में बारिश, और लेखक है हमारे, ठीक है। तो स्पीति में बारिश लेसन आप अपना ओपन करेंगे बच्चों, पेज नंबर 68 ओपन करेंगे, पेज नंबर 68। स्पीति में बारिश। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। तो जो कृष्णनाथ जी हैं उनकी रचना है लद्दाख में राग विराग, तो उनसे ये पंक्तियां ली गई हैं बेटा। तो कृष्णनाथ जी के जो है हम जन्म हुआ था इनका 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, जिनकी हमने सबसे ऊपर पंक्तियां पढ़ी हैं, लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, जो हमारा लेसन है आज का, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। इनको जो है लोहिया सम्मान मिल चुका है। तो कृष्णनाथ जी का जन्म हुआ बेटा कब, 1934 में। कहाँ पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इनकी रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। इनको जो है लोहिया सम्मान मिल चुका है। मृत्यु हुई है इनकी 2016 में, 2016 में। जन्म 1934, मृत्यु 2016। कृष्णनाथ जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमए किया, मास्टर डिग्री की। और उसका जो उनका जो झुकाव था, जो उनका इंटरेस्ट था, वो था समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर जो था उनका जो था झुकाव था। जो मतलब वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे, समाजवादी आंदोलन से प्रभावित थे। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। वे जो है अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में जो है प्रोफेसर भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मास्टर डिग्री जो की है वो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से की है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर जो है उनकी पैठ है, यानी कि वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को अच्छी तरह से उनको ज्ञान है, और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे, और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक भी उन्होंने संपादन किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते, मतलब वो राजनीति में भी भाग लेते थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने सराहनीय कार्य किया, और अध्यापन प्रक्रिया से गुजरते गुजरते भी जो है वे बौद्ध दर्शन की ओर भी मुड़ गए। यानी कि राजनीति में भी उनका इंटरेस्ट था, पत्रकारिता में भी, अध्यापन कार्य भी उन्होंने किया, और बौद्ध दर्शन से भी वे प्रभावित थे। इसके बाद भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी इसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने
काफी कुछ लिखा है। बौद्ध दर्शन पर जो है कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, यानी कि वो सृजनात्मक जो थी, उनकी सोच थी, वे कुछ सृजनात्मक करना चाहते थे, इसलिए वे यायावार हो गए। इसलिए वे यायावार हो गए। वे यायावारी क्या होती है बेटा? घुमक्कड़ जो प्रवृत्ति है। एक यायावारी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी कि विचार भी उनके जो है घुमक्कड़ टाइप के थे। वो जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति में विश्वास रखते थे। जो उनके विचार थे वो भी बाहर घूमने फिरने में विश्वास रखते थे। वो उनके विचार भी बहुत दूर तक जाते थे, बहुत दूर की सोचते थे वे। और दूसरी सांसारिक अर्थ में भी जो है वो यायावार थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति की थी। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े थे। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहां वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते हैं। जैसे अगर वो कहीं घूमने जाते हैं तो सिर्फ वहां का अध्ययन ही नहीं करते, वहां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं जाते, एज एक पर्यटक की तरह नहीं जाते, बल्कि एक तत्ववेता कि क्या उसके अंदर छिपा हुआ है वो जो है वहां ढूंढते हैं। वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका पूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ जी के यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। कि जो उनकी यात्रा वृतांत है वो सिर्फ स्थान विशेष से न जुड़कर उस स्थान की भाषा, उसका इतिहास, उसका पुराण और उसके सारे बिल्कुल संसार को समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। जब भी कोई उनकी रचनाएं पढ़ता है, जैसे आज हम पढ़ेंगे स्फीति में बारिश, तो जो पाठक है वो खुद ऐसा लगता है पाठक को कि जैसे वो लेखक के साथ यात्रा कर रहा हो, उनकी रचनाओं के साथ, क्योंकि फुल एंड फाइनल जो नॉलेज है उस स्थान के बारे में मिलती है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी जो पुरानी यात्रा थी वो अधूरी थी। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी गई हैं कि यदि किसी ने किसी स्थान की यात्रा कर भी ली है और वो व्यक्ति जो है उसी स्थान के बारे में कृष्णनाथ जी का यात्रा वृतांत पढ़ता है तो उसे जो है नया सा लगता है, उसे महसूस होता है कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हो गई। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है कि स्पीति में बारिश जो है कि यात्रा वृतांत है। इसमें जो कृष्णनाथ जी है अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो स्पीति स्थान है बेटा वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। कि जो अन्य पर्वतीय स्थल हैं, जो ये हिमाचल का जो एरिया है स्पीति का, ये अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल कि वहाँ किस प्रकार की जो है भूगोल है, वहाँ का किस प्रकार का जो है
जनसंख्या कितनी है, ऋतु किस टाइप की है, फसलें वहाँ कौन कौन सी होती हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, सारा जो है उन्होंने जो है डिटेल से वर्णन किया है। जो है परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं ये सारी चीजें, जनसंख्या, ऋतु, फसल। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम मतलब कठिन रास्ते जो होते हैं, स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का वर्णन करते हैं। जो कठिन रास्ते हैं उनसे ये पता चलता है कि जो स्पीति में रहने वाले लोग हैं वो कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ युवा पर्यटकों को पहुंचाना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वह बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्पीति में बारिश। अब हम लेसन देखेंगे स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। देखिए जो स्पीति क्षेत्र है बेटा वो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल है, लाहौल स्पीति जिला है, उसकी तहसील है स्पीति। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है, इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। कि जो स्पीति का जो क्षेत्र है, क्या है कि स्पीति का जो क्षेत्र है बेटा, ये लाहौल स्पीति का जो ये क्षेत्र है ये आकस्मिक ही है, इसमें बहुत योगायोग नहीं है। इसमें मतलब बहुत जोड़ तोड़ वाली बात नहीं है कि कुछ अलग से जोड़ा गया हो। ऊंची दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी यह कम ही मिलता है। ऊंची दर्रे ऊंचे रास्तों और ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी इसका कम वर्णन मिल रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य मतलब जिसको पार न किया जा सके। दर्रे क्या होते हैं बेटा, जो दो पर्वतों के बीच का रास्ता होता है वो होता है दर्रा। और इसके क्या है कि ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी इसका वर्णन कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, जो संचार के हमारे साधन हैं वो काफी सुविधाजनक हो गए हैं, तब भी लाहौल स्पीति का जो योग है वो प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। मतलब वायरलेस सेट से जो है यहाँ पर संचार संभव है, वैसे यहाँ पर संभव नहीं है। जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, जो वहाँ के क्षेत्र हैं केलंग और काजा, उनके बीच जो है वायरलेस सेट के जरिए जो है संचार संभव है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार इसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा। कि भाई फिर भी जो है केलंग का जो बादशाह है उसको यह डर लगा रहता है कि जो काजा का सूबेदार है वो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है या नहीं, कहीं बगावत तो नहीं कर रहा है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। कि जो काजा का केलंग का जो बादशाह है वो काजा के सूबेदार को वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के अलावा क्या कर सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। तो क्या कहता है लेखक कि जो स्पीति है, जो स्पीति है वहां पर स्पीति क्षेत्र में क्या है कि जो वसंत है, स्पीति क्षेत्र में वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव सा है। शीत में प्राय असंभव है,
प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। प्राचीन काल में जो स्पीति है वो शायद भारतीय जो साम्राज्य है उनका एक नाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है, वो अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडली, कभी कश्मीर मंडली, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। जो प्राचीन काल में है, जो भारतीय साम्राज्य में जो अलग अलग जो साम्राज्य रहे हैं, तो उसमें भी जो है कहता है लेखक कि प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, कि प्राचीन काल में तो शायद इसका कोई नाम ही नहीं था। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र हो गई। भारत किसी साम्राज्य का ही अंग थी स्पीति। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह जो इलाका है यह स्वतंत्र हो गया। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत जो है ये रही है ये क्षेत्र। तब भी प्राय स्वायत्त रहा। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र रहा। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार करता है। तो इसकी जो स्वायत्तता है, इसकी स्वतंत्रता है, वो भूगोल से ने ही सिरजी है, कि भूगोल ही जो है इसकी स्वायत्तता के लिए जो है भूगोल ही इसकी स्वायत्तता को रखता है कायम। भूगोल ही जो है इसकी रक्षा करता है, कि जो स्पीति है उसका जो भौगोलिक एरिया है वो इसकी रक्षा करता है। इसको किसी प्रकार का जो है इसमें यहाँ पर समस्या नहीं आने देता। यहाँ का भूगोल ही ऐसा है, यहाँ की भूमि, यहाँ के पर्वत, यहाँ के पहाड़, भूगोल ही जो है इसका संहार करता है, भूगोल ही इसकी रक्षा करता है। संहारक भी और रक्षक भी स्पीति का कौन है? भूगोल है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदसकर जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदसकर आंख बंद कर चाम का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। यानी कि जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि जो यहाँ का भूगोल है स्पीति का, वो ही इसकी रक्षा करता है और वही इसका संहार करता है। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। क्या हुआ कि जब डायनामाइट का धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, तो लोगों ने सोचा कि जो जोरावर सिंह है उसने आक्रमण कर दिया और लोग जो है उस समय स्पीति के घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा जोरावर सिंह ने। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। देखिए जो स्पीति क्षेत्र है वहां की जो जनसंख्या है, देखिए बेटा मैंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश का जो जिला है, हिमाचल प्रदेश का जिला है लाहुल स्पीति और उसकी तहसील है स्पीति। लाहुल स्पीति जिला है और उसकी तहसील है स्पीति। तो जो स्पीति की जनसंख्या है वो लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 जो है इसकी जनसंख्या है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 जो है इसकी जनसंख्या है। 1971 की जनगणना के अनुसार जो है 7,196
है इसकी जनसंख्या। तो देखिए स्पीति की जनसंख्या कितनी है बेटा, 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 और 1971 की जनगणना के अनुसार 7196। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है। तो क्या कहता है लेखक कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो लाहुल और स्पीति दोनों का जो क्षेत्रफल है वो है 12,015 वर्ग किलोमीटर। जो लाहुल और स्पीति दोनों का जो क्षेत्रफल है बेटा वो ज्वाइंट किया गया है, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो है कितना, 12,015। स्पीति का जो अलग क्षेत्रफल जो है नहीं दिया गया, इसका जो क्षेत्रफल है किसके साथ जोड़कर दिया गया है, वो स्पीति के साथ जोड़कर, स्पीति और लाहुल के साथ जोड़कर इसका क्षेत्रफल दिया गया है। कितना है, 12,015। 1901 की जनगणना के अनुसार जो स्पीति की जनसंख्या है वो है 3,231। आंकड़े ध्यान से देखें बच्चे। और 1971 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है स्पीति की वो है 7196 और लाहुल और स्पीति का दोनों का क्षेत्रफल ज्वाइंट करके है 12,015। तो लेखक कहता है कि अलग से जो है इसका क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड, देखिए क्या है बेटा, ये जो लाहुल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो 12,200 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 34,000 है 2002 की जनगणना के अनुसार। देखिए ये तो लेखक ने जो डाटा दिया है ये पुराना दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो 2002 की जनगणना है उसमें लाहुल और स्पीति दोनों का जो ज्वाइंट क्षेत्रफल है वो है 12,210 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। सॉरी, जो क्षेत्रफल है बेटा उसको वर्ग किलोमीटर में लिखेंगे। तो 2002 की जनगणना वाला आप ध्यान रखेंगे। 2002 की जनगणना के अनुसार जो लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल है वो है 12,210 वर्ग किलोमीटर और जो जनसंख्या है वो है स्पीति की कितनी, 34,000। तो इसके बाद क्या है, लेखक क्या कहता है कि ऑक्सफोर्ड, इसके अनुसार जो ये क्षेत्रफल है 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जो जनसंख्या है प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। प्रति वर्ग मील में यानी कि 4 लोगों के प्रति वर्ग मील में रहने से भी कम है, यानी कि 1 वर्ग मील में 4 व्यक्तियों से भी कम रहते हैं। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। 1901 में जो यह जनसंख्या थी यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। तो लाहुल स्पीति जो है